नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का आज मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया। अभिभाषण के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया था, जिसके लिए रिप्लाई के दौरान आज सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सरकार की खामियां बताने के लिए विपक्ष को शुक्रिया भी कहा और केंद्र सरकार को भी जमकर निशाना बनाया। अर्थव्यवस्था के आईसीयू में होने की बात कहते हुए गहलोत ने जीएसटी के 17,000 करोड़ रुपए रोके जाने पर निराशा जताई। इधर विपक्ष ने इन सब तथ्यों को खारिज किया और सरकार पर मुद्दों से भटकने और भटकाने के प्रयास करने के आरोप लगाए। इस सबसे अलग पूर्व मंत्री भरत सिंह ने दिलचस्प तरीके से मन की बात कहते हुए ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दोनों पार्टियों की सरकारें इसलिए बदलती रहती हैं क्योंकि दोनों ही सरकारों ने नीतियां अच्छी बनाई हैं, उनको धरातल पर नहीं उतारा जा सका। इन सभी पहलुओं पर आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। इन सवालों के हवाले से कि क्या बेरोजगारों के मन में रोजगार की आशा जगी है, अर्थव्यवस्था की बदहाली के बीच खुशहाली लाना कितनी बड़ी चुनौती है, और आरोप प्रत्यारोप के बीच मनरेगा का भविष्य आखिर क्या है। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज रिटायर्ड आईएएस भागीरथ शर्मा साहब हैं, वासुदेव देवनानी जी हैं, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक, श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और रामनारायण मीणा जी हैं, कांग्रेस के विधायक। आप सांसद भी रह चुके हैं और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जिस मुद्दे को आज हम ये मान सकते हैं कि देश की राजनीति के केंद्र में है, और अभी हाल ही में दिल्ली में हमने उस मुद्दे का असर जैसा कहा गया वो भी देखा है, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी, जिसको लेकर आज सदन में काफ़ी कुछ कहा बोला सुना गया। रामनारायण जी, इस प्रदेश का युवा कैसे आश्वस्त हो सकता है कि अब उसके जो दिन हैं वो फिरेंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने का प्रयास जितना राज्य के स्तर पर किया जा सकता है किया जाएगा, और कब तक दिन फिरेंगे? शर्मा जी, हम बहुत खुश हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की 1,17,000 नौकरी की, लेकिन सीधा साफ दिख रहा है जब तक केंद्र सरकार अपनी नीतियां नहीं बदलेगी, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के, जैसा कि राहुल जी कह भी चुके हैं, 50 सेठों का ये दिख भी रहा है। सबसे बड़ा उद्योगपति आगे बढ़ता जा रहा है, दुगनी उसकी पूंजी होती जा रही है, गरीब किसान धरती में घुस रहा है, आत्महत्या मजदूर कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन के तौर पे स्टार्ट उन्होंने कर दिया, तो वो फिर जिस तरह से नौकरियां खत्म होने जा रही है, प्राइवेट सस्ते में रखेंगे, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। बाकी राजस्थान सरकार बहुत कुछ करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए तो मैं कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, मैं वापस आऊँगा आपके पास इस सवाल को लेकर कि आप क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा विस्तार में बताइएगा। लेकिन पहले वासुदेव देवनानी जी की सुन लूँ, ये इन बातों में से एक भी बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। बोलिए देवनानी जी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वर्तमान सरकार का आर्थिक प्रबंधन पूरी तरह कुप्रबंधन में बदल चुका है। ये बार बार केवल केंद्र को दोषी ठहराना या उसकी आड़ लेना निश्चित रूप से केवल अपने आप को जनता के नजरों में बनाए रखने के बराबर है। केंद्र के कहते हैं हमारे 17,000 करोड़ बाकी हैं। हमेशा केंद्र जो रुपए देता है दो आधार पे मिलते हैं। एक आधार तो होता है कि आपके यहाँ जितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ उसका प्रतिशत मिलता है। ठीक है। अब आपके यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं हो रहा है, अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आपसे विवाद के कारण अधिकारी स्वच्छंद घूम रहे हैं, तो नीचे से जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो सारा का सारा ठप पड़ा है। दूसरा, केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं हैं उसमें स्टेट को भी अपना शेयर देना होता है, ये शेयर दे नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने दो उदाहरण एक केवल दूं कि आज से 4 महीने पहले शिक्षा विभाग में 360 करोड़ रुपए केंद्र से कमरे बनाने के लिए आए, आज तक वो पीडी अकाउंट में पड़े हैं, क्यों? उसका जो 40% शेयर है वो राज्य सरकार दे नहीं पा रही। तो 3 महीने से तो चुनाव चल रहे हैं ना सर, आचार संहिता लगी हुई है, उसमें तो कोई योजना स्टेट शेयर दे करके टेंडर वगैरह देना, उसमें कई स्कूलों में किसी प्रकार का नहीं है। तो अभी तो साल भर हो गया सरकार को। तो इस प्रकार के आर्थिक व्यवस्थाएं, और जहां तक केवल सत्ता में आने का बेरोजगार, जैसे युवकों का आपने पूछा, बेरोजगार युवक अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपने कहा था 3,500 रुपए उनको 3,000 रुपए बेरोजगारी बता देंगे। कुल 27 लाख युवक बेरोजगार पंजीकृत हैं, उसमें से केवल 1.5 लाख
युवकों को दे पा रहे हैं इनके अनुसार जो दिया ठीक है। है। तो आज भी 25.5 लाख लोग अपनी ओर आशा बैठे हैं। तो ये नौकरियों की बात करूं देवनानी साहब, तो नौकरियों की केवल एक बात कह के अपनी बात हाँ, करूं, हाँ। नौकरी इन्होंने घोषणा की थी 75,000 लोगों को हम नौकरी देंगे पिछले बजट में। हाँ। आज साल भर हो गया, उसमें से किसकी तो उन्होंने विज्ञप्ति जारी की, किसकी परीक्षा ली और किसको नियुक्ति पत्र उनमें से दिया, तो शायद एक भी नहीं आता। तो अभी भी जो 1,70,000 जो घोषणाएं, केवल घोषणाएं करना सरल, लेकिन धरातल पर जिस तरह आज हमारे भरत सिंह जी ने भी कहा, धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, जिसके कारण से उन्होंने आपके लिए भी निराशा कहा, है। उन्होंने तो आपके लिए भी कहा था, ऐसा नहीं उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि आपने भी अच्छी बनाई थी योजनाएं, लेकिन आपके अधिकारी आपके बस में नहीं थे। हमने तो नित्या की। यहाँ तक बात कही जाती है कि अधिकारी बस में छोड़िए, समानांतर मुख्यमंत्री कार्यालय के समानांतर अधिकारी इतने पावरफुल थे कि उनकी सीएम के बराबर ही चलती थी। एक आध अधिकारियों को तो इस तरह भी कहा गया। लेकिन मुझे बताइए देवनानी साहब, मुझे तो सीधे सरल जनता की तरीके से बताइए, कहाँ से पैसा पैदा होता था आपके टाइम पे जो इनके वक्त पे आकर के रुक गया है? मैंने कहा कि पैसा तो वही उतना ही आना चाहिए जितना हमारे समय आता बस था, फिर क्या? लेकिन कलेक्शन नहीं हो रहा। रेवेन्यू तो कलेक्शन किया जाता है अलग डिपार्टमेंट अच्छा। से, नीचे एक अधिकारी लाते हैं। अच्छा। सिवाय एक आबकारी डिपार्टमेंट में, वो भी गांधीवादी बनकर के कह रहे हैं नहीं अधिक कलेक्शन लाओ, मैंने शराब को बढ़ावा दो, बाकी सारे डिपार्टमेंट से कलेक्शन कम हुआ। और दूसरा ये भी समझ में नहीं आता कि पर्यटन बंद हो गया है। यही आरोप लगातार, पर्यटन पर तो बहुत विस्तार से बात करूंगा मैं, वही यही आरोप आपके ऊपर लगातार लगते रहे थे कि आपने 15 लाख नौकरियों का वादा किया था, जो आखिर तक इस बात की बहस बनी रही कि नौकरियों का वादा था या 15 लाख रोजगार का वादा था। जैसे केंद्र में 3 करोड़ नौकरियां बनाम 3 करोड़ लोगों को रोजगार की बात चलती ही रहती है, अंतहीन बहस हो गई है। हमेशा रोजगार की ही बात होती है। नौकरी, सरकारी नौकरी, कोई भी सरकार हो, केंद्र में हो, स्टेट्स में हो, को सबको सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं था। रोजगार के अवसर पैदा करना ये सरकारों का दायित्व बनता है। उस नाते अभी भी केंद्र ने जैसे कौशल विकास और इस प्रकार की योजना, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी क्लीन चिट है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी क्लीन चिट है। नौकरियों की कोई बात ही नहीं है, बात रोजगार की हो रही है, कौशल विकास की हो रही है बात। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने जो अनाउंस किया कि इतनी नौकरियां देंगे उतनी तो दो, और 75,000 में से शिक्षा विभाग में 21,500 की घोषणा हुई, आज तक उसमें से एक की भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। ठीक है, रामनारायण मीणा साहब क्यों नहीं इत्तेफाक रखते आप इस बात से? बोलिए जल्दी। देखिए, देवनानी साहब का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आखिर जब सदन में कोई बात बोली जाती है, प्रश्न भी आता है और सदन की प्रॉपर्टी होती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 17,000 करोड़ रुपया, तो आप उसके बारे में सदन में कहें ना कि आप असत्य क्यों कथन कर रहे हैं? आप यहाँ कह रहे हो सर, उन्होंने कहा 1800 करोड़ रुपया हमारा मनरेगा का बाकी है जो करते हैं, तो केंद्र सरकार कमजोर कर रही है ताकि राजस्थान सरकार फेल हो। ये सभी स्टेट्स में कर रही है। नहीं, इन्होंने असत्य कथन थोड़ी कहा, इन्होंने कहा कि आपने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया तो आपको आपके नहीं, हिस्से का पैसा तो ये कैसे बात मिलेगा? इनको क्या कहना बात सही है? चाहिए। इन्होंने कब कहा इस चीज को? दूसरी बात मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार कोई सी भी रही हो, वह जानबूझ करके अपना हिस्सा कम करती जा रही है। देवनानी साहब को पता होगा, प्रारंभ में जब भरत सिंह जी के पहले भी मात्र 10% राजस्थान सरकार देती थी एजुकेशन में, 90% वो देते थे। आज ये 60-40 का रेशो बता रहे हैं। ये चीज क्यों पैदा हो रही है? पता नहीं रामनारायण जी, हमको तो इस बात के पीछे कोई ऐसी खास असर मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि 2008 से 13 तक आप यहाँ सरकार में थे और केंद्र में आपकी सरकार थी। 2013 से 18 तक ये यहाँ सत्ता में थे और केंद्र में इनकी सरकार थी। कड़ी से कड़ी जुड़ने की जो आप लोगों ने अपील की थी, लोगों ने जोड़ भी दी थी, लेकिन हालात 8 से पहले भी जैसे थे वैसे आज 19 के बाद भी वैसे ही हैं। श्याम सुंदर शर्मा, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है क्या? ये टैक्स कलेक्शन का जो, एक मिनट देवनानी जी, आता हूं आपके पास, सवाल पूरा कर दूं। ये टैक्स कलेक्शन का जो बात है, आरोप हो चाहे जवाब हो, बहुत डायसी हो गए हैं, इसको स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। पहले देवनानी जी आप अपनी बात बोल लीजिए। मैं इसमें कहना चाह रहा था कि केंद्र का जिनका 10% 90% था, हाँ। उस समय केंद्रांश केवल 20 या 25% मिलता था। अब केंद्रांश 42% मिल रहा है। तो जब केंद्र का पैसा पहले केंद्रांश में आ रहा है, तो योजनाओं में निश्चित रूप से प्रतिशत में दूसरा प्रकार परसेंटेज बढ़ेगा घटेगा, तो वो हुआ है, न कि केंद्र ने कोई घटाया। श्याम जी बोलिए। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि देवनानी जी अपनी सरकार केंद्र की है, निश्चित रूप से उसका बचाव करेंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को कहा कि 17,000 करोड़ प्रदेश के बाकी है। अब हम सबको मिलकर के मांग के लाई, हम भी तैयार हैं। आप चलिए तो सही। आप भी कह रहे हैं 42% हिस्सा राशि मिलनी चाहिए, अभी तक 32% आपने हिस्सा राशि हमको जारी की है, इसलिए पैसा कम हुआ है। 1.25 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी वसूलना था, 90,000 करोड़ वसूल पाए आप। केंद्र किसको दोष पर ठहरा है? देशी तो आपकी व्यवस्थाएं, जिस प्रकार जीएसटी में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, ये आपकी केंद्रीय वित्त मंत्री जी कह चुकी हैं, और ये साफ स्पष्ट है। जिस प्रकार से ये कह रहे थे कि प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, हाँ जी, आईसीयू, पूरा देश आर्थिक स्थिति कमजोर है, सही बात है, और राज्य की स्थिति इसलिए कमजोर है कि हमको 17,000 करोड़ जिसको नहीं मिले, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, ये तो आप बता सकते हैं। अब देखिए, प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर जिस प्रकार का
उन्होंने आक्षेप लगाया और कहा उनको कि प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते आप हमारी कमियां आपने गिनाई है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको लागू करेंगे। उन्होंने साफ साफ और बाकी को भी कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप गृह मंत्री हुआ करते थे तो आप पुलिस मुख्यालय में बार बार मीटिंगें लेने जाते थे, क्योंकि आपके पास कोई अधिकार नहीं था। गृह मंत्री जरूर थे, क्योंकि वित्त मंत्री आपकी मुख्यमंत्री थी। आप कोई भी योजना सरकार की बनाने के लिए अधिकारियों को देते थे, बेचारे बना के लाते थे और आप उसको मंजूर नहीं करा पाते थे। इसलिए काम करने वाले अधिकारियों को भी काम नहीं करने देते थे। मैं हूं जो कम रह जाता हूं, लेकिन जो योजना वो कहते हैं उसको लागू करके आ जाता हूं। तो अंतर था मेरे और आप में। तो वो तेवनाव की स्थिति बन रही थी, उनका नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे कह रहा हूं। अब आज की स्थिति में जिस प्रकार से टिड्डियों के हमले की बात उन्होंने कही, उनका निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। 100 करोड़ रुपए हमने किसानों के लिए जारी किए, 500 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को जमा करा दिए हैं, जिससे कि पीड़ित किसानों को आने वाले समय में पैसा मिल सके। और साथ साथ उन्होंने कहा कि 24 तारीख को केंद्र ने इसकी बैठक बुलाई है, सीएस जाएंगे, हम सब बताएंगे कि हमारी क्या स्थिति है। और हमारे नहीं 12 देशों में इसका नुकसान हुआ है। और ईस्टर्न कैनाल और रिफाइनरी के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है। और रिफाइनरी के बारे में देवनानी जी उन्होंने कहा कितने 13,000 करोड़ के तो करीब काम हो गए और 21,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। ये सारी बातें कह करके उन्होंने कहा कि हम रिफाइनरी को केवल ऐसा नहीं कि पूरा कैसे होगा, आपने तो 5 साल गंवाए, लेकिन हमने उसको निगरानी अपने रखी है और उसको समय रहते हुए पूरी। देखिए आज उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी वाहवाही भी की। उन्होंने कहा देखिए कितना अच्छा काम किया, 30 लाख लोगों को रोजगार दिया और हमारे 1800 करोड़ दिए ही नहीं नरेगा में। अब नहीं दोगे तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो हमारी स्थिति निश्चित रूप से खराब इसलिए कि 17,000 करोड़ नहीं मिल पा रहे। आप आइए। सत्ता पक्ष के लोग जो कह रहे थे कि विपक्ष तैयारी के साथ नहीं आया था, क्या बात सही थी? क्या आपने ऐसा महसूस किया? क्या देखिएगा कि क्योंकि आप देखिए सारा कारोबार प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर होता है। अब वो क्योंकि वो निश्चित रूप से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें गिनाई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई और मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार किया। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे थी, उनको बहुत सारी जानकारी थी। अगर वो कुछ सहयोग करती उनको और पुरानी फाइलों का जानकारी देकर के कुछ उनको कहती, तो वो क्योंकि वो एजुकेशन में चले जाते हैं, वो एजुकेशन में चले जाते हैं, गृह मंत्रालय में चले जाते हैं। ऑल ओवर जिस प्रकार का सिनेरियो प्रदेश का रखना चाहिए वो निश्चित नहीं रख पाए। और उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी चीजें रखी है और ये अच्छी बात हुई। लेकिन उन्होंने ये जो बात है गृह राज्य मंत्री बनाने की बात उन्होंने की, गृह राज्य मंत्री बना दीजिए कम से कम। पूरे 5 साल तो लगातार आपको इस मामले में आरोपों का हमला आपको झेलना पड़ा कि गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया जो रहे 5 साल तक, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। ये बात लगातार गूंजती रही 5 साल तक। उन्होंने कई बार कहा कि मेरे पास कोई जादू का डंडा नहीं है, मेरे पास उस तरह के अधिकार नहीं है। ये भी उन्होंने प्रकारांतर से स्वीकार किया। आनंद पाल वाले मामले में तो उन्होंने कहा कि मैं ही पकड़ रहा हूं अगर जरूरत पड़े तो। जो अपराधों पे नियंत्रण था, आज अपराधों के हर क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं। टोटल ओवरऑल 32% अपराध बढ़े और यहाँ तक महिलाओं पे 57% बढ़े। पूरा करने दो, 57% बढ़े। FIR पहले भी दर्ज होती थी, ये केवल बहाना है कि कैसे नहीं, एसपी के पास पहले भी कोई जाता था तो दर्ज होती थी। यह आज कांग्रेस के पास कोई और व्यक्ति गृह मंत्री के योग्य इनको मिल ही नहीं रहा है जी, या जिसपे ये विश्वास कर सके उसको गृह मंत्री बनाए। कम से कम फुल फ्लैश गृह मंत्री नहीं होगा तो अपराधों का ये तो क्या बात है देवरानी जी? क्या वित्त मंत्री नहीं मिल रहा क्या आप दोनों को ही वर्षों से, कई सरकारों से? वित्त मंत्री मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी। मैं अब सबसे और दूसरा 17,000 करोड़ जीएसटी की बात इन्होंने की। जीएसटी में तय है कि जो पहले राजस्व मिलता था, यदि उससे जीएसटी कम कलेक्शन होता है तो अगले 5 वर्ष तक उस राज्य को उतना जो कम करेगा। ये बात सदन में स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए ये बात सदन में स्पष्ट होनी चाहिए थी। भागीरथ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझना चाह रहा हूँ, जैसे देवनानी जी ने भी अभी कहा कि ब्यूरोक्रेसी, इनकी अफसरों के ऊपर इनका नियंत्रण नहीं है। देवनानी जी ने कांग्रेस सरकार के लिए कहा और कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री ने आज ये कहा कि सरकारों की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कांग्रेस भी अच्छी बनाती है, भाजपा भी अच्छी बनाती है, इसीलिए 5-5 साल में बदल लेते हैं। लेकिन अफसर काम नहीं होने देते, अफसर उन योजनाओं को धरातल पर बेहतर तरीके से नहीं उतरने देते, उन योजनाओं का कबाड़ा हो जाता है, लोगों को लाभ नहीं पहुंचता और लोग फिर सरकार बदलते हैं। क्या ऐसा ही है? देखिए इसके 2 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि राजस्थान में मेनली जी सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ ही नहीं है। कोशिश की 2-3 बार, अशोक जी ने भी की थी, वसुंधरा जी ने भी थोड़ी बहुत की, कुछ पावर दिए कुछ नहीं दिए। एक्चुअली जहाँ विकेंद्रीकरण है वहाँ काम बिल्कुल सही होता है, टाइम पे होता है और कहीं दिक्कत नहीं आती है। विकेंद्रीकरण करने से सबसे बड़ी बात ये होगी कि
एग्जीक्यूटिव को, मतलब व्यवस्थापिका को हाँ, नीति बनाने का टाइम मिलेगा। आज की तारीख को नीति बनाने का टाइम है ही नहीं उनके पास। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगे रहते हैं, ये कोई काम इनका है ही नहीं। पहली बात तो इनका काम है कि नीति बनाए और उस नीति की पालना नीचे ब्यूरोक्रेसी कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके ऊपर कंट्रोल रखे। हाँ, वो बात तो हो नहीं रही है। और ब्यूरोक्रेसी के जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो एग्जीक्यूटिव ने ले रखे हैं। आज मैं मान लो कहीं भी कोई सेक्रेटरी हुए या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए या कोई मेरे कलीग्स हैं, जी, उनको चपरासी को भी ट्रांसफ़र करने का है, उसको वो नहीं, पावर नहीं है। ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने बढ़ा नहीं रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के मेंबर के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने 2 रिपोर्ट्स दे रखी है ट्रांसफ़र पॉलिसी पे भी। हाँ, एक सारे जो उसके सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं और ट्रांसफ़र पॉलिसी बना के रखी हुई है, केवल छाप लगानी है। लेकिन ये पता नहीं क्या अट्रैक्शन है कि दिन रात जो है, और कई स्टेट्स के अंदर जहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी 3 साल से पहले किसी का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है, और 3 साल के बाद वो अगर डिस्क्रिशनरी पावर है वो रहेगा ही नहीं, उसको जाना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं टीचर्स का दे रहा हूँ। हाँ जी, अभी देवनानी साहब से मैं अर्ज कर रहा था जी, कि कर्नाटका में टीचर का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। मई जून के अंदर लिस्टर लगती है, मई जून में लिस्टर लगती है वैकेंसीज़ की। हाँ, इफ़ आई एम ए टीचर, मैं वहाँ जाऊँगा, लिस्ट देखूँगा, कोई 3 नाम छांटूँगा, अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हो उसको मैं अपने 3 नाम दूंगा, उसमें जो पोस्ट खाली उसका साइन शुदा ऑर्डर निकल के आ जाता है, कोई बीच में ह्यूमन एलिमेंट है ही नहीं। तो इस तरह का अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, वरना तो वो तो फिर माननीयों के पास क्या रह जाएगा? माननीयों के पास फिर महिमा कैसे रहेगी? नहीं, महिमा को इस बात से माननीयों के पास में तो कंट्रोल करने का है। ब्यूरोक्रेट्स को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई कंट्रोल ऊपर से होगा ही नहीं, और उनका कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो और ब्यूरोक्रेट्स के पास कोई पावर ही नहीं होंगे, तो आगे नीचे वाला कैसे काम करेगा? चलिए, एचओडी के नीचे वाला काम करेगा ही नहीं। ठीक, क्यों कहना मानिए? तो अरबी घोड़े होते हैं अफसर, तो अरबी घोड़े जिसको लगाम आती है पकड़ना वो सब कस लेता है, बाकी तो जैसे होना चाहिए ना। सही है। चलिए, सवार कमजोर है, यही तो ये देवनानी तो खुद भी रहे। चलिए, इस मुद्दे पर आप अपने मन की बात कर लीजिए। 30 सेकंड आपके बाद। रामनारायण जी आप बोलिए, फिर देवनानी सुनो। देखिए, ये ट्रांसफर पॉलिसी हो न हो, हाँ, लेकिन ये काम मंत्रियों के पास नहीं होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट ऑफ द जो ऑफिसर्स होता है उससे कह के नीचे वाला उसको व्यवस्था को सुधारे। गलती हो तो छोटे से छोटा ट्रांसफर भले मिनिस्टर करे, गवर्नमेंट करे, इससे व्यवस्था बिगड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल भागीरथ जी ने बहुत अच्छा कहा, इनका एक्सपीरियंस भी है। हमारा काम है राजस्थान कैसे विकसित हो, हाँ, राजस्थान कैसे तरक्की करे, हम किस प्रकार से संसाधन जुटाएं, हाँ, और किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक बात। ताकि राजस्थान की जनता खुशहाल हो। किस तरह से किसान को पानी पहुंचे, ये कोई नहीं देखता किसान की टेल पे पानी नहीं है। मैं अभी पीपलदा गया, मैंने देखा किसी भी चंबल की नहर के टेल क्लस्टर जो बने थे सब डिसमेंटल हो गए, कि सबकी राजरा है। ये सारी बातें सरकार को देखने की है, ठीक, सरकार की विभूति, प्रदेश की विभूति देखने की है। ये बिल्कुल मैं इसको गलत मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, और ये सरकार को नहीं। मैं और कहता हूँ, मंत्री अपने डिपार्टमेंट, आप मुख्यमंत्री मंत्री आप बात सुनिए, मैं मुख्यमंत्री को सलाह देने के पहले तो नीचे से उनके बगल में जो बैठते हैं उप मुख्यमंत्री, फिर माननीय जो स्वायत्त शासन मंत्री, आप उस लिस्ट में पता नहीं कहाँ तक नंबर आता है, खड़े खड़े आप परेशान हो जाओगे। आप तो बहुत सीनियर हो, आपका नंबर सब जगह आता है। आप चाहोगे तो हो जाएगा, आप बाकी नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। आप मुख्यमंत्री के ज्यादा नजदीक हो, उनसे पूछना कौन सीनियर कौन जूनियर है। देवनानी जी अपनी बात बोलिए, 30 सेकंड है सर। लेकिन निश्चित रूप ये से मंत्री चाहे अपने डिपार्टमेंट में पॉलिसी बना सकता है कि इस कैडर के ट्रांसफर ये करेगा, इस कैडर की उसको क्या जरूरत है करने की। ठीक, निश्चित रूप से इसमें 2 बातें उभर करके आ रही हैं। ट्रांसफर निश्चित रूप से मंत्री जी के पास एक सीमित मात्रा में ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों के होने चाहिए, नीचे के होने का कोई अर्थ नहीं है, उसमें एनर्जी भी जाती है। इसलिए हमने काउंसलिंग सिस्टम शुरू किया, जिसके कारण 50% तो एक व्यवस्थाएं तय हो गई। 50% ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी, सरकार बदल गई। लेकिन जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, ब्यूरोक्रेसी में 2 प्रकार के अनुभव आए। एक अनुभव यह कि यदि उस विषय का जानकार मंत्री है तो ब्यूरोक्रेसी का जो भी अफसर उसके नियंत्रण में उसके अनुसार चलता है। श्याम जी अरबी घोड़े की और सवारी। यदि नहीं है तो निश्चित रूप से कठिनाई आती है, और वातावरण ये फैलता है कि ब्यूरोक्रेट राज कर रहे हैं, और आज भी ये है, हर राज्य में ये आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मंत्रिमंडल जब बनाया जाता है तब जो पैमाने लिए जाते हैं ना, इस इलाके को सेटल करना है, इसको बैलेंस करना है, इस कास्ट को बैलेंस करना है, वहीं से सुधार की शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।